मूवी की शुरुआत में एसीपी एंटोनी कार में जा रहा होता है और वो अपने पुलिस कमिश्नर फ्रान को कॉल करके बताता है मैंने खूनी का पता लगा लिया है। वो आगे कुछ कहता है लेकिन तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पूरी तरह घायल होता है। इस हादसे में वो अपनी याददाश्त भी खो देता है। अगले सीन में फरहान एंटोनी को अपनी कार में ले जा रहा होता है। एंटोनी उससे सिगरेट मांगता है पर फरहान कहता है कि मुझे स्मोक करने की आदत ही नहीं है। फिर वो एक्सीडेंट स्पॉट पर गाड़ी को रोककर कहता है कि 15 दिन पहले यहीं पर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, प्लीज कुछ याद करने की कोशिश करो। तुम उस दिन मुझे हमारे बेस्ट फ्रेंड एसीपी आर्यन के बारे में कुछ बताने वाले थे। पर एंटोनी को कुछ भी याद नहीं आता और उसका दिमाग एकदम ब्लैंक होता है। फरहान कहता है कि धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। फिर वो एंटोनी को उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप करके कहता है हम दोनों और डॉक्टर के अलावा कोई तुम्हारे मेमोरी लॉस के बारे में नहीं जानता, इसलिए तुम इसके बारे में किसी से डिस्कस मत करना वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तुम सीधे अपने फ्लैट चले जाओ। एंटोनी पूछता है कि मेरे फ्लैट में मेरे अलावा और कौन रहता है? तो फरहान कहता है कि वहाँ तुम अकेले रहते थे, ये आदमी यहाँ का सिक्योरिटी है और किसी और को तुम्हारे फ्लैट में अलाउ नहीं करेगा। तभी एंटोनी की बहन फोन करती है पर उसे तो ये भी याद नहीं है कि उसकी कोई बहन भी है, इसलिए सेफ्टी के लिए वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता है और ज्यादा बात नहीं करता। अब फरहान एंटोनी को उसका फ्लैट नंबर बताकर वहां से निकाल देता है। तभी दो आदमी सिक्योरिटी से कोई एड्रेस पूछ रहे होते हैं। सिक्योरिटी बताता है कि यहाँ ऐसा कोई एड्रेस नहीं है। फिर वो एंटोनी से पूछते हैं लेकिन अचानक एक आदमी चाकू से एंटोनी पर अटैक करता है। एंटोनी उससे लड़ता है लेकिन तभी कुछ और आदमी भी आकर एंटोनी को अटैक करते हैं। एंटोनी सबको मारने लगता है। दरअसल ये लोग रुआई नाम के गुंडे के आदमी हैं जो एंटोनी को मार डालना चाहते हैं, लेकिन एंटोनी उन्हें इतना पीटता है कि वे जल्दी भाग जाते हैं। शोरगुल के कारण दूसरे फ्लैट्स के लोग भी जाग जाते हैं। फिर एंटोनी अपने फ्लैट में जाकर अपने कुछ लेटर्स पढ़ने लगता है जिसमें ज्यादातर गेट वेल सून मैसेजेस होते हैं। सुबह डोरबेल बजती है और उसके पड़ोसी आकर कंप्लेंट करते हैं कि आप ये फ्लैट खाली कर दीजिए, आपकी वजह से यहाँ रात को गुंडे आकर परेशान कर रहे हैं, हम रात भर सो नहीं पाते। एंटोनी की कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं। फिर फरहान एंटोनी को एक जगह ले जाकर कहता है तुम हमेशा उस दुकान से सिगरेट खरीदते थे, वहाँ जाकर सिगरेट खरीदो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। एंटोनी पूछता है कि मैं कौन सा ब्रांड पीता था? दुकानदार तुम्हें देखते ही तुम्हारा ब्रांड निकाल कर देगा, तुम जाओ। फिर वहां जाने पर वैसा ही होता है और दुकानदार पूछता है अरे भाई बहुत दिनों से कहाँ गए थे, दिखाई नहीं दिए, सब ठीक तो है ना? तभी एंटोनी का एक फ्रेंड वहां कर कहता है यार मैं जल्दी फौरन जा रहा हूँ, जाने से पहले तुमसे जरूर मिलूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। एंटोनी कार में लौटकर फरहान को बताता है मुझे अब भी कुछ याद नहीं आ रहा है, जिस आदमी ने मुझसे बात की मैं उसे भी नहीं पहचान पाया। अब घर लौटकर एंटोनी अपने यूनिफॉर्म को देखता है और अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने लगता है। अगले सीन में फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एंटोनी, एसीपी आर्यन और फरहान क्लोज फ्रेंड्स हैं। आर्यन ने एक खतरनाक टेररिस्ट को पॉइंट ब्लैंक पर शूट करके खत्म किया होता है और उसका सम्मान करने के लिए आज उसे गवर्नर के हाथों मेडल मिल रहा है। अवार्ड सेरेमनी में आर्यन अपनी स्पीच दे रहा होता है लेकिन न जाने कहां से एक बुलेट आकर उसके सीने को चीर देती है। सभी चौंक जाते हैं और फिर आर्यन को हॉस्पिटल भेजा जाता है। वो खूनी को हर तरफ तलाशते हैं। तभी एंटोनी एक रिपोर्टर का कैमरा लेकर पास के अपार्टमेंट में किसी को देखता है लेकिन रिपोर्टर बताता है कि कैमरे में रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। आर्यन का अंतिम संस्कार होता है और उस अपार्टमेंट का पूरा चेक किया जाता है। लगता है ये एक परफेक्ट मर्डर है और उन्हें एक भी सुराग नहीं मिलता। कई जगहों पर मिर्ची पाउडर फेंका गया है और किसी के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं होते। अब फरहान और एंटोनी बड़े परेशान होते हैं और अपने दोस्त के खूनी से बदला लेने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। फिर एंटोनी अपनी टीम बनाकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है। उसकी टीम उस अपार्टमेंट में जाती है जहां से बुलेट आया होगा और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंटोनी का शक रुआई पर जाता है जो कि उस एरिया का गुंडा है। एंटोनी उसके अड्डे पर जाकर उसको पीटने लगता है लेकिन वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया है। उसकी पत्नी भी रोती है कि उसने वैसा धंधा छोड़ दिया है, इसे छोड़ दो प्लीज। पर एंटोनी उसको धक्का देता है। रॉय विनती करता है कि मेरी बीवी को छोड़ दो पर एंटोनी उसकी पत्नी को छेड़ता है और कुछ बेहुदा हरकतें करने लगता है। इससे रॉय आग बबूला होता है लेकिन वो सरेंडर हो जाता है। उसके बाद एंटोनी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। फिर वो सामने वाले फ्लैट में जाकर पूछताछ करता है तो एक औरत बताती है कि एक ग्रीन कार वहाँ खड़ी थी। अब एंटोनी की टीम ग्रीन कार्ड्स की लिस्ट निकालती है। एंटोनी ने उस दिन जिस आदमी को अपार्टमेंट में देखा था वो उसकी एक स्केच बनवाता है और तभी उसका शक एक शिप के कैप्टन पर जाता है जिसके पास ग्रीन कार है। आर्यन और कैप्टन के बीच कुछ प्रॉब्लम भी हुई थी, इसी वजह से एंटोनी कैप्टन को भी सस्पेक्ट मानता है और उसी दिशा में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है पर फिर भी उसको कोई एविडेंस नहीं मिलता। तभी उसकी टीम कुछ शूटर्स की फोटोज दिखाते हैं और उसे सस्पेक्ट के स्केच से मैच कराने की कोशिश करते हैं लेकिन ये मेथड भी फेल हो जाता है। अब फरहान और एंटोनी मायूस हो जाते हैं कि ये केस सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है।
और इसी बीच एंटोनी फ्रान को कॉल करके बताता है कि खूनी का पता चल चुका है और मैं जल्द ही ये केस सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब यहाँ तक की कहानी बताकर फरहान एंटोनी से कहता है कि अगर तुम अपने बारे में जानना चाहते हो तो अपनी डायरी पढ़ो, जिसमें तुमने अपनी लाइफ की घटनाओं के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसका लास्ट पेज मिसिंग है और अगर वो पेज मिल गया तो हमको खूनी का पता चल जाएगा। अगले सीन में एंटोनी उस डॉक्टर से मिलता है जिसने एक्सीडेंट के बाद उसको ट्रीटमेंट दी थी। डॉक्टर समझाती है कि एप्पल कंपनी के फाउंडर को इसी तरह का मेमोरी लॉस हुआ था, लेकिन 5 हफ्ते बाद उनकी याददाश्त वापस आ गई थी। इसलिए तुम इस बारे में ज्यादा फिक्र मत करो, 5 हफ्तों के अंदर तुम्हारी भी मेमोरी लौट सकती है, लेकिन तुम एकदम फिट हो और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से बाहर आने के बाद रॉय उसको फॉलो करने लगता है और कहता है कि उस दिन आपने मेरी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव किया, इसलिए गुस्से में मैंने आपके अपार्टमेंट के आगे आप पर अटैक करवाया, वरना मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने बुरा काम बहुत पहले ही छोड़ दिया था और मैंने आपके दोस्त का खून नहीं किया है। ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन एंटोनी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर डिपार्टमेंट में जाता है और सभी उसको सैल्यूट करते हैं। एंटोनी सबको गुड मॉर्निंग कहता है। वे हैरान हो जाते हैं कि ये पहले तो कभी गुड मॉर्निंग नहीं कहता था। वो अपने टेबल ड्रॉर से सिगरेट और शराब निकालकर कूड़ेदान में डाल देता है। तभी एक आदमी आकर शादी का इन्विटेशन देकर जाता है, लेकिन एंटोनी उसे पहचानता नहीं है और फिर मैं शादी में आऊंगा सिर्फ इतना कहकर उसको भेज देता है। उसी रात फरहान उसे डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स की फोटोज दिखाकर कहता है, इनके नाम और पोजीशंस याद कर लो और तुमसे सीनियर पोजीशन वालों को सैल्यूट करना मत भूलना, ठीक है? और एक और बात यार, मैं कमिश्नर हूँ इसलिए मुझे भी सैल्यूट करना, समझे? फिर वो एंटोनी को आर्यन का फोटो दिखाता है और एक फ्लैशबैक बताता है। आर्यन ने इस एरिया का चार्ज लिया होता है और तभी 2 आदमी नशे में अपनी कार में वहाँ पर आते हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी रॉब दिखाता है कि मैं शिप का कैप्टन हूँ, समझे? फिर आर्यन उसे नीचे उतरने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानता। उसकी कार का कलर ग्रीन होता है। आर्यन कहता है कि तुम अपनी शिप के कैप्टन होंगे, यहाँ तो मैं कैप्टन हूँ। ये कहकर वो कैप्टन को घसीटकर स्टेशन लेके जाता है और अब क्योंकि कैप्टन सोसाइटी में बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, इस वजह से आर्यन मुसीबत में फंस जाता है। तब फरहान एंटोनी को आर्यन की मदद के लिए भेजता है। वहाँ कैप्टन के हायर ऑफिसर से बात होती है। एंटोनी कहता है कि हमने कैप्टन पर केस फाइल नहीं किया है, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव कंफर्म हो चुकी है। अगर आपको अपनी और अपने कैप्टन की इज्जत की फिक्र है तो चुपचाप उन्हें ले जा सकते हैं। अब इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए फरहान, एंटोनी और आर्यन बार में पी रहे होते हैं। आर्यन अपनी गर्लफ्रेंड रेबेका के बारे में बताता है। फिर वे आर्यन के घर जाते हैं और आर्यन एंटोनी को अपने पिता से मिलवाता है, लेकिन उसके पिता कोई जवाब नहीं देते। आर्यन से विदा लेकर एंटोनी अपने घर लौट आता है, पर आर्यन भी उसके पीछे उसके घर आ जाता है और दोनों खूब गप्पे लड़ाते हैं। इस तरह उनकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही होती है। एक दिन किसी पार्टी में आर्यन एक लड़की से मिलता है, लेकिन एक आदमी उसको परेशान करता है। गुस्से में एंटोनी उस आदमी के सर पर बोतल फोड़ देता है, जिसकी वजह से दोबारा मुसीबत खड़ी हो जाती है। अगले दिन न्यूज़पेपर का हेडलाइन होता है कि मुंबई पुलिस ने पार्टी में फोड़ा एक आदमी का सर। दरअसल इन तीनों की टीम को मुंबई पुलिस कहा जाता है, क्योंकि मुंबई के काउंटर टेररिज्म डिवीजन में ये तीनों काम कर चुके हैं। फरहान दोनों को समझाता है कि इससे पहले कि मीडिया इस खबर को डिटेल में छापे, तुम दोनों कहीं और ट्रांसफर ले लो। जब मीडिया भूल जाएगी तो मैं तुम्हें खुद यहाँ ट्रांसफर दिलवा दूंगा। अब एंटोनी और आर्यन ट्रांसफर में दूसरे शहर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद फरहान एक ब्रेकिंग न्यूज देखता है कि आर्यन ने कुछ खतरनाक टेररिस्ट को खत्म कर दिया है। सब उसकी खूब प्रशंसा करते हैं, लेकिन फरहान को लगता है कि इसमें कुछ गलत जरूर है। फिर अकेले में वो दोनों से पूछता है कि सच बताओ कि वहाँ क्या हुआ था। आर्यन सच बता देता है कि यार, एंटोनी की गोली से ही टेररिस्ट मरा था। मेरी गोली तो उसे लगने से रही, पर मैं इसे मीडिया से बचाना चाहता था, इसलिए खबर दे दी कि मैंने टेररिस्ट को मारा। फिर वो फरहान और एंटोनी को अपनी गर्लफ्रेंड रेबेका से मिलवाता है। फरहान कहता है कि एंटोनी को कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया है और टेररिस्ट को खत्म करने के लिए आर्यन को गवर्नर के हाथों मेडल दिया जाएगा और उसी अवार्ड सेरेमनी में आर्यन का खून हुआ था। इस तरह फ्लैशबैक बताकर फरहान एंटोनी से कहता है, इसके आगे की सच्चाई तुम्हें ढूंढनी है। अपनी डायरी पढ़ो और लास्ट पेज को पूरा करो। एंटोनी फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और फरहान के साथ फोन पर बात भी कर रहा होता है। तभी एक ऑफिसर अंदर आ जाती है। एंटोनी डांटता है कि दरवाजा नॉक करने की तमीज नहीं है क्या? ऑफिसर कहती है कि जब आप बीच सड़क पर एक गुंडे की पत्नी को हाथ लगा रहे थे, तब आपकी तमीज कहाँ गई थी सर? एंटोनी कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे ऐसा कोई हादसा याद ही नहीं है। अगले दिन फरहान की पत्नी एंटोनी से मिलती है और बताती है कि आर्यन की मौत के बाद फरहान कुछ खोया खोया सा रहता है। इसकी वजह सिर्फ आर्यन की मौत नहीं है, बल्कि कुछ और ही लग रही है। तब एंटोनी खिड़की से देखता है कि सड़क पर एक ब्लू कलर की कार जा रही है, लेकिन स्ट्रीट लाइट के नीचे वो ग्रीन कलर की दिखती है। अब वो कई ब्लू कार्स को इस तरह से चेक करता है तो उसका शक कंफर्म हो जाता है। अब वो अपने हायर ऑफिसर्स को एक बात बताता है, पर वे कहते हैं कि तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन को छोड़ दो। पर एंटोनी 2 दिन का टाइम मांगता है। दरअसल उसकी टीम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एंटोनी आर्यन की गर्लफ्रेंड रेबेका से मिलने जाता है तो वो बताती है कि मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती थी पर कह नहीं पाई।
लेकिन तभी उसे किसी काम से बुलाया जाता है और वो चली जाती है। दूसरे दिन एंटोनी रेबिका को एक जगह पर बुलाता है और कहता है कि तुम मुझे जो बताना चाहती थी जरा बताओ। अब बताओ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रेबिका गुस्से में कहती है कि तुम मरे हुए आदमी की कब्र क्यों खोद रहे हो, मेरी बात रिकॉर्ड मत करो वरना मैं ये डिलीट कर दूंगी। तभी एंटोनी उससे मोबाइल छीनकर वो वीडियो देखता है जिसमें आर्यन और रेबिका कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब रेबिका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। उसने वीडियो में कहा था कि कल मेडल सेरेमनी में जो स्पीच देने वाले हो वो अब दो। तब आर्यन बताता है कि मैं पुलिस फोर्स में रहने के काबिल नहीं हूँ, ये मेडल मुझे नहीं मेरे दोस्त एंटोनी को मिलना चाहिए। अब एंटोनी फरहान को भी वीडियो दिखाता है और कहता है कि ये वीडियो किसी और ने भी देखी है और जिसने इसको देखा है वो नहीं चाहता था कि आर्यन ये स्पीच दे, इसलिए उसने आर्यन को मार डाला था। फिर वे गन्स और बुलेट्स एक्सपर्ट को बुलाते हैं और एंटोनी उसी के फ्लैट में जाता है। एंटोनी को यकीन है कि इस फ्लैट से बुलेट फायर की गई थी। एक्सपर्ट बताता है कि यहाँ से बुलेट फायर होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि यहाँ से टारगेट की दूरी, हवा की दिशा और दूसरे ऑब्स्टिकल्स को देखते हुए बुलेट टारगेट पर नहीं बल्कि कहीं और ही लग सकती है। अब एक्सपर्ट दूसरे फ्लैट में जाता है जो स्टेज के जरा पास में है। एंटोनी कहता है कि यहाँ हम चेक कर चुके हैं, यहाँ तो कोई सुराग नहीं मिला था। तब एक्सपर्ट बताता है कि गन तो यहीं से फायर हुई है लेकिन कहीं और से एक रिमोट की मदद से शूटिंग हुई थी। अब एंटोनी अपने सीनियर्स को ये बात बताता है। वे कहते हैं कि तुम कई दिनों से इस केस को गुमराह कर रहे हो लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए तुम्हारी टीम तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। तब पुलिस स्टेशन से एंटोनी को कॉल आता है कि कई दिनों से एक ब्लू कलर की कार यहाँ खड़ी हुई है, हमें शक है कि उसका इस केस से कोई संबंध जरूर हो सकता है। फिर एंटोनी घर जाकर उस सस्पेक्ट का स्केच देखता है जो एक्सीडेंट से पहले उसने बनवाया था। वो अपनी डायरी फिर से पढ़ता है और अपना पास्ट याद करने की कोशिश करता है। तभी एक आदमी अंदर आता है और एकदम अजीब बिहेव करता है। एंटोनी डांटता है कि तुम कौन हो, निकल जाओ मेरे घर से। वो आदमी एंटोनी को किस करने आता है और कहता है मुझे बाहर क्यों भगा रहे हो, भूल गए अपने लवर को। एंटोनी उसे मारने लगता है और घर से बाहर निकाल देता है। दरवाजा बंद करके वो रोने लगता है कि सच में मैं कौन हूँ, मुझे तो याद भी नहीं है, ये आदमी क्या कह रहा है। अगले सीन में वो कुछ कॉल लॉग्स निकालकर फरहान से मिलता है और कहता है कि यार फरहान, तुम बहुत ही शातिर पुलिस कमिश्नर हो, तुमने बड़ी चालाकी से मेरे ही हाथों ये केस खुलवाया। तुमने बताया था कि एक्सीडेंट से पहले मैंने तुम्हें कॉल करके कुछ बताया था, लेकिन तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि आखिर में मैंने क्या कहा था। और अब आखिरी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एंटोनी और उसका लवर गे रिलेशनशिप में थे और एक दिन आर्यन ने उनको देख लिया था और एंटोनी को डांटने लगा कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं सबको तुम्हारा सच बताने जा रहा हूँ। ये कहकर आर्यन गुस्से में बाहर चला गया। एंटोनी के लवर ने उसको वार्न किया कि अगर तुम्हारे दोस्त ने अपना मुंह खोला तो तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। एंटोनी बहुत सोचने के बाद ये फैसला करता है कि अवार्ड सेरेमनी में वो आर्यन को मार डालेगा। फिर वो फंक्शन ग्राउंड के पास के एक फ्लैट में जाकर एक रिमोट गन फिक्स कर देता है जो टारगेट पर एम करेगा और इस तरह आर्यन का खून प्लान के मुताबिक हुआ था। आर्यन के मरने के बाद रेबिका ने एंटोनी को वो वीडियो दिखाया था जिसमें आर्यन स्पीच रिहर्सल कर रहा था। एंटोनी को डर था कि आर्यन अपनी स्पीच में उसके गे रिलेशनशिप के बारे में बताने वाला है, लेकिन आर्यन अपनी स्पीच में यही बताने वाला था कि इस मेडल की और इज्जत का हकदार मैं नहीं, एंटोनी है। और ये जानने के बाद एंटोनी को बहुत पछतावा हुआ था कि उसने अपने दोस्त को गलत समझकर उसे मार डाला। इसलिए उसने फरहान को कॉल करके बताया था कि मैं खूनी का पता लगा चुका हूँ। आखिर में उसने कहा था कि खूनी कोई और नहीं, मैं हूँ। लेकिन एक्सीडेंट के बाद फरहान ने बड़ी सावधानी से ये आखिरी बात एंटोनी को नहीं बताई और उसे खुद अपना केस इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी सौंप दी। अब एंटोनी ने अपनी काबिलियत साबित कर दी है और आर्यन का खून करने के जुर्म में वो सेंटर भी हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों कैसी लगी ये इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखेगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।